हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का एक सैंपल पेपर और लाइन वाइज एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी संस्था जो लाभ ना कमाती हो उसके लिए चालू वर्ष के दौरान में अग्रिम प्राप्त चंदे क्या होंगे। अग्रिम प्राप्त चंदे का मतलब क्या होता है? एडवांस में पैसे रिसीव होना। तो अगर किसी नॉन प्रॉफिट कंपनी को एडवांस में मनी रिसीव होगी तो इस केस में वो उस कंपनी के लिए क्या होगा? लायबिलिटी। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? ए। ओके, दायित्व। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्म के साथ साझेदार का संबंध कैसा होता है? मतलब कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर पार्टनर्स का किस तरीके से रिलेशन होता है? तो सेकंड का क्या आंसर होगा? फर्स्ट प्रबंधक या मालिक या फिर मुनीम। तो प्रबंधक और मालिक दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि एक साझेदार फर्म के अंदर एज अ मैनेजर भी काम कर सकता है, मतलब फर्म को मैनेज करने का भी काम कर सकता है और एज अ ऑनर भी काम करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए और बी फर्म में दो पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है 3 और 1 का, और कंपनी के अंदर 1 जनवरी 2019 से ए और बी पार्टनर अपना रेशो चेंज करके 2 और 1 का रखना चाहते हैं। तो इस केस में कहा गया है कि बी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओनली बी के बारे में बताओ। तो बी पार्टनर का ओल्ड शेयर क्या होगा? 1/4। और बी पार्टनर का न्यू शेयर क्या होगा? 1/3, क्योंकि इनका ओल्ड शेयर है 3 और 1 का, और इसमें दो पार्टनर हैं ए और बी। तो बी पार्टनर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बी मतलब सेकंड पार्टनर। तो सेकंड पार्टनर का शेयर क्या होगा? 1, और टोटल ऐड करके आ गया ये 4, तो 1/4। इसी तरीके से इन पार्टनर का न्यू रेशो क्या है? 2 और 1। और सेम बी पार्टनर की बात कर रहे हैं हम, बी मतलब सेकंड पार्टनर। तो सेकंड पार्टनर का शेयर क्या है? 1/, टोटल ऐड करके आ गया 3। ओके, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 12, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3, तो ये 3 आ गया। माइनस 3 से इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 4, और 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ गया 4। दोनों को माइनस कर दिया और बड़े डिजिट माइनस किए तो माइनस का 1 आ गया। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूले से अगर माइनस में शेयर आता है तो क्या कहलाएगा? गेन। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी। ओके, सी इसका आंसर होगा 1/12 का पार्ट, वो भी प्रॉफिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी 3 पार्टनर है कंपनी के अंदर और इनका रेशो क्या है? 4, 2 और 1 का। इस क्वेश्चन में कहा गया कि बी और सी पार्टनर ने नया रेशो अपना डिसाइड कर लिया है ए के रिटायरमेंट के बाद, वो भी 3 और 1 का। तो लाभ प्राप्त अनुपात की गणना करें, मतलब कि गेनिंग रेशो हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। और हर एक पार्टनर्स का हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट पार्टनर है ए, और कंपनी में ए पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, तो इसका मतलब बी और सी पार्टनर बचेंगे। तो बी पार्टनर का, ये बी पार्टनर है और ये सी, बी पार्टनर का न्यू शेयर क्या होगा? 3 टोटल ऐड करके 4, माइनस बी मतलब सेकंड पार्टनर का ओल्ड शेयर 2/7। इसी तरीके से नेक्स्ट सी पार्टनर ए के रिटायरमेंट के बाद, तो सी पार्टनर का न्यू शेयर है 1/4 और सी का ओल्ड शेयर है 1/7। इनका एलसीएम लेंगे, ये आ गया 28, और 4 से अगर डिवाइड किया जाए तो आ जाएगा 7, तो 7 3 जा 21, माइनस 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 2 जा 8, ये आ गया 13/28। नेक्स्ट इसी तरीके से सी पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो ये एलसीएम लेके आ गया अगेन 28, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 7, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4, ये आ गया 3/28। नीचे के डिजिट सेम है, तो ये आ गया इन पार्टनर्स का गेनिंग रेशो 13 और 3 का। ओके, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि XYZ 3 पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशो गिवन है 5, 4, 1 का, और क्वेश्चन में कहा गया है कि जेड जो है कंपनी में एज अ पार्टनर, उसको 80,000 रुपीज की गारंटी मिली है, मतलब 80,000 से कम उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
और अगर जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होगी, मतलब जो भी प्रॉफिट में कमी होगी, उसको कौन पेमेंट करेगा? एक्स और वाई, वो भी 3 और 2 के रेशो के अकॉर्डिंग। और कंपनी में प्रॉफिट है 5,60,000 रुपीज का। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम इस 5,60,000 के टोटल फर्म के प्रॉफिट को इस पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5 और 4 9 और 1 ये 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और इस क्वेश्चन में पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। तो फर्स्ट पार्टनर है एक्स, 56,000 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 5 से, तो 56,000 मल्टीप्लाई 5, यह आ गया 2,80,000। नेक्स्ट 56,000 मल्टीप्लाई 4, यह आ गया 2,24,000। और नेक्स्ट 56,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 56,000। ये तीनों पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। और इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जेड पार्टनर को 80,000 रुपीज मिलेंगे, मिनिमम 80,000 रुपीज की गारंटी दी गई है। और यहाँ पे जेड पार्टनर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ओनली 56,000 मिल रहे हैं। तो 80,000 में से 56,000 फर्स्ट हम पहले माइनस कर देंगे, तो जेड पार्टनर को 24,000 रुपीज कम रिसीव हो रहे हैं। और इस 24,000 रुपीज की जो कमी पड़ रही है उसको कौन पार्टनर पेमेंट करेगा? एक्स और वाई पार्टनर, वो भी किस रेशो में? 3 और 2 के रेशो में। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो भी कमी होगी जेड पार्टनर के प्रॉफिट में उसको एक्स और वाई पेमेंट करेंगे 3 और 2 के रेशो में। तो 24,000 रुपीज कम पड़ रहे हैं जेड के प्रॉफिट में, तो 24,000 को 3 और 2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 24,000 मल्टीप्लाई 3/5, ये आ गया 14,400। और इसी तरीके से 24,000 मल्टीप्लाई 2/5, ये आ गया 9,600। तो ये 14,400 की पेमेंट एक्स करेगा और 9,600 की पेमेंट वाई करेगा। और अगर ये पार्टनर पेमेंट करेंगे तो इन पार्टनर का जो ये प्रॉफिट अमाउंट है वो अब कम हो जाएगा, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट वाई पार्टनर 9,600 की पेमेंट करेगा तो इसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, इसमें से भी इसे माइनस कर दिया। बट ये दोनों पार्टनर अगर जेड को पेमेंट करेंगे तो जेड का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करके टोटल 20,000 रुपीज जेड को रिसीव होंगे। तो जेड का तो अमाउंट आ गया टोटल 80,000 और वाई का अमाउंट तो 2,24,000 माइनस 9,600 जो कि ये जेड को पेमेंट करेगा, तो ये आ गया 2,14,400। ओके, और एक्स की अमाउंट 2,80,000 माइनस 14,400, यह आ गया 2,65,600। ये अमाउंट रिसीव होगी एक्स पार्टनर को, ये वाई पार्टनर को और ये जेड पार्टनर को। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वाई पार्टनर को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वाई को कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? 9,600। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 9,600 मतलब सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि जब कंपनी से कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस टाइम पे फर्म की गुडविल को किस पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा? तो जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसी पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, त्याग अनुपात की गणना करने का सूत्र क्या है? त्याग अनुपात मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, भविष्य के लाभ से कौन से हिस्सेदारियों को लाभांश का बकाया प्राप्त करने का अधिकार होता है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कौन से शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनको पार्टिसिपेटिंग का राइट होता है, मतलब ऐसे पार्टनर जिसको अपना हिस्सा रिसीव हो चुका है उसके बाद भी अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई प्रॉफिट बचता है, तो इस केस में उन्हें राइट होता है पार्टिसिपेट करने का उस प्रॉफिट में से। तो कौन से पार्टनर होते हैं? संचय पूर्वाधिकार अंश। संचय पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है कमुलेटिव, कि उनका पिछला जो अमाउंट है वो रिजर्व के तौर पे चलता रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संचय पूर्वाधिकार अंश। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनका पिछला बैलेंस इकट्ठा होता रहता है,
ओके तो अगर किसी रीजन से किसी एक साल उनको पेमेंट नहीं मिलती इस कैटेगरी के शेयर होल्डर को, तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से उनको करंट टाइम का भी प्रॉफिट मिलेगा और पिछले ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया है तो वो भी रिसीव होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मदों में से किसी अलाभकारी संस्थाओं के प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दिखाया जाता। प्राप्ति और भुगतान खाते का मतलब क्या होता है? ऐसे अकाउंट जिसके अंदर हम सारे अमाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट हो या फिर करंट ईयर के अमाउंट हो। तो इसमें कहा गया है कि कौन सी अमाउंट है इस निम्नलिखित पॉइंट में से जिसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो फर्स्ट है अग्रिम चंदा प्राप्ति। अग्रिम चंदा प्राप्ति का मतलब होता है कि पैसे एडवांस में मिल गए। सेकंड है बकाया चंदा, मतलब कि कोई आउटस्टैंडिंग रह गया है, कोई पेमेंट रह गई है अभी। और थर्ड है पिछले वर्ष से चंदा प्राप्ति, जो प्रीवियस ईयर में अमाउंट रिसीव हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है उपरोक्त सभी। तो सारे पॉइंट आएंगे इसके अंदर, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि प्राप्ति और भुगतान खाता मींस रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के अंदर सारे अमाउंट्स को रिकॉर्ड की जाती है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की अमाउंट हो या करंट ईयर की या फिर आने वाले टाइम की। बट वही अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो उसमें ओनली करंट ईयर के अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि प्रीवियस ईयर के अमाउंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आरक्षित या संचित पूंजी निम्न में से किसका भाग है? मांगी गई पूंजी, चुकता पूंजी, पूंजी संचय और ना मांगी गई पूंजी। तो 10th का आंसर हो जाएगा डी, ना मांगी गई पूंजी। मतलब ऐसी कैपिटल जिसको अभी करंट टाइम पे नहीं मंगाया गया, बट जब कंपनी में इन फ्यूचर में कोई लॉस होगा या फिर कंपनी क्लोज होने वाली होगी तो उस टाइम पे मंगाया जाएगा। ओके, तो इसका हम एक लाइन में डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, संचित पूंजी से अभिप्राय उस पूंजी से है जो कंपनी के एंड टाइम पे मंगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऋणपत्र निर्गमन डैश अकाउंट होता है। ऋणपत्र मतलब डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करना क्या कहलाएगा? कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी या कंपनी के लिए कोई एक्सपेंस होगा या फिर असेट्स होगी या इनकम होगी? तो कंपनी के लिए क्या है? ये लायबिलिटी है, क्योंकि डिबेंचर्स क्या होते हैं? बोरोड कैपिटल होते हैं। और बोरोड का मतलब क्या है कि हमने अभी उधार लिया है और हमें कुछ टाइम के बाद उसकी पेमेंट करनी है, मतलब लगभग 5 साल 7 10 साल इस तरीके से बाद में हमें पेमेंट करनी है। तो ये कंपनी के लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंशों और ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी जाने वाली कटौती डैश प्रकृति की होती है। यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी अगर अंशों और ऋणपत्रों को इशू करती है और उस पर कोई डिस्काउंट देती है तो वो डिस्काउंट का नेचर क्या होगा, मतलब किस तरीके का डिस्काउंट माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आयगत हानि, सेकंड है पूंजी लाभ या फिर पूंजीगत हानि या फिर स्थगित आयगत व्यय। तो इसका आंसर है सी, पूंजीगत हानि। पूंजीगत हानि, पूंजीगत का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट जो कि कभी कभी रिसीव होती है या फिर कभी कभी पेमेंट की बात आती है। तो यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स को क्या माना जाता है? कैपिटल रिसिप्ट की अमाउंट मानी जाती है। और इस केस में इसमें जो भी कंपनी डिस्काउंट देगी, मतलब जो भी कंपनी को लॉस होगा वो भी कैपिटलाइज लॉस ही माना जाएगा। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सेबी द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग परिवर्तनशील ऋणपत्रों की अवस्था में ऋणपत्र के शोधन से पूर्व ऋणपत्रों की राशि का कितना % कंपनी को एज अ रिजर्व बनाना पड़ता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट 25%। मतलब कि कंपनी को जितनी भी पेमेंट करनी है डिबेंचर्स को, उसका एटलीस्ट 25% का रिजर्व तो कंपनी को बनाना ही होता है। ओके, तो ये बात याद रखना है आपको कि 25% का DRR बनाया जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, साझेदारों के पूंजी खाते और खाते में कोई अंतर बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा? चालू खाते। ओके, तो पूंजी खाते और चालू खाते में डिफरेंस क्या है? पूंजी खाते मीन्स कैपिटल अकाउंट और चालू खाता मीन्स करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सारी आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, पूरे साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है। और जबकि करंट अकाउंट में ओनली हम किसी स्पेसिफिक ईयर की अमाउंट को ही रिकॉर्ड करते हैं कि पूरी इकोनॉमी में कितना फ्लो हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑल आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जबकि करंट अकाउंट के अंदर हम ओनली स्पेसिफिक ईयर के इंफॉर्मेशंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है? पुनर्गठन का मतलब होता है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज होना। तो अगर कंपनी के अंदर ABC
3 पार्टनर हैं और अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है और किसी रीजन से अगर ये पार्टनर अपना रेशो चेंज करके 2:1:3 डिसाइड करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का मतलब क्या है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का चेंजेस होना। अब वो एग्रीमेंट किसी भी रीजन से चेंजेस हो सकता है, चाहे कोई नया पार्टनर कंपनी के अंदर एडमिट हो रहा है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या फिर कंपनी के पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए। ओके, तो एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का चेंजेस क्या कहलाता है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ख्याति की परिभाषा दीजिए। ख्याति मीन्स रेपुटेशन, गुडविल। तो गुडविल का मतलब क्या है? वो वैल्यू जो कि किसी भी फर्म ने मार्केट में कमाई है। जब कोई सेलर अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और कस्टमर उससे सेटिस्फाई होके बार बार कस्टमर अगर उसी दुकान पे गुड्स को परचेज करने आ रहा है, तो इससे क्या पता लगता है कि ये जो फर्म है, ये जो शॉपकीपर है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट की लैंग्वेज में गुडविल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर क्या है? तो वसूली खाता मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, और जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें एक डिफरेंस कहा गया है। रियलाइजेशन अकाउंट जब कंपनी क्लोज हो रही है, जब कंपनी डिसॉल्व हो रही है, तो उस टाइम पे बनाते हैं, और जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब कंपनी में कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उस टाइम पे बनाया जाता है। ओके, तो इसका एक डिफरेंस आ जाएगा ये पॉइंट कि रियलाइजेशन अकाउंट कंपनी के समापन पे बनाया जाता है, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब कोई कंपनी में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उस टाइम पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अधिलाभ का क्या आशय होता है? अधिलाभ का मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1 मार्क्स में हम ओनली इसकी मीनिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेनली समझते हैं सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि हमारी फर्म दूसरी फर्म के एवरेज प्रॉफिट से जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगी उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ओके, अगेन, हमारी फर्म दूसरे फर्म्स के एवरेज प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और इसी हम सुपर प्रॉफिट का यूज करके गुडविल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, दायित्वों का मूल्य कम होने पर फर्म में क्या एंट्री की जाएगी? तो दायित्व मतलब लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी फर्म में कम हो जाती है तो इस केस में फर्म को प्रॉफिट होगा। तो फर्स्ट पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग समझते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब इसने यहाँ पे कहा है कि लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम हो रही है मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाय लायबिलिटी। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट पे बेस होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे अगर कहा गया है कि लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया हमने इसे। और वही अगर इसकी हम जर्नल एंट्रीज ट्रांसफर करें तो इस केस में हमारा जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है लायबिलिटी के कारण, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। और किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है ये? इस लायबिलिटी की वजह से, तो यहां पे हम लिख देंगे लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां पे क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? रिड्यूस इन लायबिलिटी, रिड्यूस इन लायबिलिटी अमाउंट, ये नरेशन में रिकॉर्ड कर देंगे। तो मेनली हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ओनली समझाने के लिए था। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि कंपनी किस प्रकार के अंशों को निर्गमित कर सकती है? तो कंपनी मेनली 2 टाइप के शेयर्स इशू करती है। कौन कौन से? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जब कंपनी किसी बैंक से कोई लोन लेती है और कंपनी लोन लेने के बदले अगर बैंक के पास अपने डिबेंचर एज अ कोलेटरल रख रही है
तो इस केस में कंपनी में क्या एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएगी, तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो इस केस में जब कंपनी बैंक से लोन लेती है तो फर्स्ट कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बैंक से लोन ले रही है जो कंपनी के लिए लायबिलिटी है तो टू बैंक लोन, ये एंट्री फर्स्ट रिकॉर्ड कर दी हमने। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि फर्म जब लोन ले रही है बैंक से तो उसके बदले फर्म डिबेंचर एज अ कोलेक्टर रख रही है, तो इस केस में यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर। ओके, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस स्थिति को काल्पनिक संख्याओं व जर्नल प्रविष्टियों की सहायता से लिखिए। तो हम ये मान लिया कि बैंक से लोन लिया गया 10 लाख रुपीस का, और ये बात हमें पता है कि हम जो भी लोन लेंगे उससे एक्स्ट्रा का सामान हमें एज अ कोलेटरल रखना पड़ता है। तो इस केस में हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने लगभग 15 लाख के आसपास डिबेंचर्स को एज अ मोर्टिस रखा है बैंक के पास। क्लियर? तो ये था हमारा 21 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। ऋण पत्रों का शोधन वित्तीय साधनों में किस प्रकार होता है? मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम डिबेंचर को पेमेंट करते हैं, डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो किस तरीके से रिडीम कर सकते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करके हम डिबेंचर को रिडीम कर सकते हैं। तो फर्स्ट, फ्रेश इशू ऑफ शेयर। अगर फर्म न्यू शेयर्स इशू कर दे तो उस केस में वो जो शेयर्स का पैसा मिलेगा कंपनी को उसका यूज करके डिबेंचर की पेमेंट हो सकती है, या फिर अगर कंपनी के पास कैपिटल की अमाउंट है तो कैपिटल के अमाउंट में से कंपनी पेमेंट कर देगी। तो सेकंड क्या लिखा हमने, आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से पेमेंट कर दे या फिर शेयर्स इशू करके उसके अमाउंट में से पेमेंट कर दे। तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास डिबेंचर को रिडीम करने के लिए। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किसी साझेदार फर्म के बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बैंकिंग के केस में नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अंशों के धारक को क्या कहते हैं? अंशों के धारक मतलब जिसके पास कंपनी के शेयर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अंशधारी। क्लियर? अंशधारी या फिर अंशधारक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वह जो कंपनी के समामेलन से पहले किए जाते हैं। कंपनी के समामेलन मतलब कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले, कंपनी के समामेलन से पहले जो भी खर्चे किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियरली एक्सपेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक व्यय। क्लियर? ऐसे व्यय जो कि कंपनी के सेटअप से पहले किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ऋण पत्रों के धारक को क्या कहा जाता है? तो जिस तरीके से अंशों के धारक को क्या कहते हैं, अंशधारी, तो ऋण पत्रों के धारक को क्या कहेंगे, ऋण पत्रधारी। ओके, ऋण पत्रधारी या फिर ऋण पत्र धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है, सही या गलत? तो ये है गलत। ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें पार्टनरशिप डीड का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया तो इस केस में 6 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ना कि 6% के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मृतक साझेदार के निष्पादक को अदत्त राशि पर ब्याज 10% की दर से दे होता है। निष्पादक का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। तो अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो क्या उसके एग्जीक्यूटिव पार्टनर को 10% का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जितना भी शेयर बनता है प्रॉफिट का या फिर जितना भी शेयर बनता है कंपनी के अंदर कैपिटल का, क्या उसका 10% उसको पेमेंट किया जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, उसको पेमेंट किया जाता है ओनली 6% के अमाउंट। तो इसका भी आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ओके, 6% की अमाउंट पे की जाती है, ना कि 10%। तो इसमें 10% दिया गया है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। आरक्षित पूंजी पूंजी संचय का भाग होता है या नहीं? आरक्षित पूंजी का मतलब रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, और नेक्स्ट कहा गया है कैपिटल रिजर्व। पहले हम इन दोनों वर्ड का मतलब समझेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे के पार्ट है या नहीं है। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो कैपिटल की अमाउंट जो कि कंपनी ने अभी अपने शेयर होल्डर से नहीं मंगाई है, एज अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कंपनी इस अमाउंट को मंगाएगी। और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है? तो कैपिटल रिजर्व का मतलब है कि कंपनी में जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगी
उसका यूज करके कंपनी रिजर्व बनाएगी। जैसे कि कंपनी ने अगर कोई बिल्डिंग सेल आउट की है या फिर कोई फर्नीचर सेल आउट किया है, तो उनसे जो भी कंपनी को प्रॉफिट रिसीव होगा, जो भी पैसे आएंगे कंपनी के पास, उसका यूज करके कंपनी जो रिजर्व बनाएगी उसे क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या रिजर्व कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है कि प्रॉफिट में से बनाया गया रिजर्व, और जबकि रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है कि वो अमाउंट जो कि कंपनी डिसोल्यूशन के टाइम पे मंगाएगी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वाहक ऋण पत्र स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं या नहीं? तो वाहक ऋण पत्र का मतलब बियरर डिबेंचर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे बियरर डिबेंचर का मतलब होता है वो डिबेंचर्स जिसका नाम या फिर पूरी डिटेल कंपनी के पास रजिस्टर्ड नहीं होती। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्या बियरर डिबेंचर को ट्रांसफर किया जा सकता है? तो बिल्कुल, जैसे बाकी डिबेंचर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, सेल आउट किए जा सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम बियरर डिबेंचर को भी इजीली सेल आउट कर सकते हैं। बट बियरर डिबेंचर को ट्रांसफर करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे इसने पूछा है क्या ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सही। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। अब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गैर लाभकारी संगठन की एक विशेषता बताओ। गैर लाभकारी संगठन का मतलब क्या है? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कहा गया है कि एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई विशेषता बताओ। तो इसकी विशेषता क्या होगी? वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता बल्कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने का होता है। ओके, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस का। क्लियर? या फिर अगर हमें इसके बारे में और लिखना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फर्म है, ये मेनली कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करती है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। जिस तरीके से प्रॉफिट अर्निंग फर्म हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अकाउंट मेंटेन करती है, सेम इसी तरीके से एनपीओ फर्म को भी ये अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, आय व्यय खाते से आप क्या समझते हैं? आय व्यय खाते मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिस तरीके से हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये समरी पार्ट होता है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड क्या लिखते हैं? सारे एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड सारी इनकम। तो सेम इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डेबिट साइड हम सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड सारी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया? आय व्यय खाते से आप क्या समझते हैं? तो आय व्यय खाता मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ओनली करंट ईयर के अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा मेनली नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड होता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो 2 पॉइंट लिख सकते हैं हम इसके। फर्स्ट कि ये जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें ओनली करंट ईयर का बैलेंस आता है, ना कोई प्रीवियस अमाउंट आती है, ना कोई फ्यूचर की अमाउंट आती है। और नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड होता है, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। ओके, तो इसमें हम 2 मार्क्स में आराम से लिख सकते हैं इसकी मीनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, PQRS जिनका रेशो है 4:3:1 का, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि P और Q फर्म से सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब है रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो अगर P और Q फर्म से रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उनके लाभों का हिस्सा P और S में समान अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। जैसे ये फर्स्ट पार्टनर P, Q, R और S है, इसमें कहा गया है कि जो भी पार्टनर रिटायरमेंट हो रहे हैं उसके बाद P और S पार्टनर मतलब फर्स्ट और लास्ट पार्टनर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक ये है इस क्वेश्चन में कि इसमें कहा गया है कि P और Q रिटायरमेंट ले रहे हैं, जबकि इस क्वेश्चन में होना चाहिए था कि Q और R रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को Q और R के रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अगर Q पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, अगर Q पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है जिसका शेयर है 3 टोटल ऐड करके आ गया 10, और R पार्टनर भी अगर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट लेता है, तो इस केस में इसका शेयर है 2/10, टोटल ऐड कर देंगे ये आ गया 5/10। मतलब कि P और S पार्टनर को जो शेयर रिसीव होगा
वो 5/10 में से मिलेगा। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं उनके लाभ के हिस्से को पी और एस पार्टनर में समान अनुपात में बांटा जाएगा। तो 5/10 का जो ये हिस्सा है इन दोनों पार्टनर का शेयर ऐड करके उसको हाफ कर देंगे, तो ये क्या आ गया 5/20। इसे 5/20 का ही जो शेयर है ये इसे पी और एस रिसीव करेंगे। 5/20 पी को रिसीव होगा और 5/20 एस को रिसीव होगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें पी और एस पार्टनर का न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। पी पार्टनर का पहले शेयर कितना था 4/10, और अगर पी पार्टनर को क्यू और आर के रिटायरमेंट से 5/20 और मिल जाए तो इसका शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे ऐड करते हैं, इनका एलसीएम लेके आ गया 20, 10 से डिवाइड करेंगे आ गया 2 और 2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8। नेक्स्ट 20 से इसको डिवाइड करेंगे 1 और ये आ गया 5, ये आ गया 13/20। नेक्स्ट एस पार्टनर, तो एस पार्टनर का ओल्ड शेयर कितना है 1/10 और एस पार्टनर को भी 5/20 ही रिसीव होने वाला है। तो ये आ गया एलसीएम लेके 20, 10 से डिवाइड करेंगे 2 और ये 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये 5, ये आ गया 7/20। नीचे के डिजिट सेम है तो ये आ गया 13 और 7 इन पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। XYZ 3 पार्टनर हैं जो एक समान अनुपात में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। एक्स पार्टनर नियमित रूप से 30 सितंबर 2020 तक 6 महीने के लिए हर महीने की शुरुआत में 8,000 रुपए निकालता है। मतलब ड्राइंग कर रहा है एक्स पार्टनर और एक्स पार्टनर के ड्राइंग पर 60% का प्रति वर्ष के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कि वो पार्टनर कितने रुपए टोटल विड्रॉ कर चुका है। 8,000 रुपीज अगर वो हर मंथ विड्रॉ कर रहा है और टोटल उसने 6 मंथ विड्रॉ किया तो मतलब टोटल 48,000 रुपीज उसने विड्रॉ कर लिए। ओके और इस क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो, तो टोटल अमाउंट 48,000 और इंटरेस्ट का रेट कितना है 60% और मंथ 6/12। तो ये आ गया क्रॉस करके, तो उसे क्रॉस कर देंगे, ये आ गया 4,800 मल्टीप्लाई 3, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 14,400। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। पूर्वदत्त या अग्रिम याचना का अर्थ बताइए। पूर्वदत्त का मतलब क्या होता है, ऐसी अमाउंट जिसकी पेमेंट टाइम से पहले हो जाए, और अग्रिम का मतलब भी यही है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। अग्रिम याचना, याचना मतलब कॉल। कॉल्स एडवांस का मतलब क्या है कि ऐसे शेयर होल्डर जो कि टाइम से पहले शेयर्स की पेमेंट कर देते हैं कंपनी को, उनकी अमाउंट को कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में। अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स की पेमेंट टाइम से पहले कर देता है, जैसे कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल की पेमेंट अगर उसने अलॉटमेंट के टाइम पे कर दी, तो इस केस में उसे कॉल्स के अमाउंट पे जितना भी उसने एडवांस में पेमेंट किया है उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट रिसीव होता है। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट क्या है 12%, और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो कि शेयर होल्डर टाइम से पहले ही पेमेंट कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। जब अंशों का निर्गमन कटौती पर किया जाता है तो उसकी एंट्रीज क्या होगी। मेनली जब शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो इस केस में एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ है तो इस केस में अलॉटमेंट को अज्यूम किया जाता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या एंट्री होती है 2 शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। बट इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, डिस्काउंट पे इशू किया गया। जब प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो कंपनी को फायदा होता है, जिसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है, मतलब कंपनी को लॉस हो रहा है, तो इसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू। ओके, कंपनी को लॉस होगा क्योंकि कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। प्रारंभिक व्यय के 2 उदाहरण दो। प्रारंभिक व्यय का मतलब क्या है, वो एक्सपेंस जो कि कंपनी ने रनिंग करने से पहले ही, मतलब कंपनी स्टार्टिंग करने से पहले ही खर्चे कर दिए। तो जैसे कि अगर कंपनी लोगो बनवा रही है अपना, तो उसके लिए जो खर्चे करे जाते हैं वो क्या कहलाता है, प्राइमरी एक्सपेंस, मतलब प्रारंभिक व्यय। नेक्स्ट, या फिर कंपनी अगर कोई अमाउंट पेमेंट कर रही है स्टैंप ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पे अमाउंट पेड फॉर स्टैंप ड्यूटी। अगर स्टैंप ड्यूटी के लिए कोई अमाउंट पे कर रही है, इसी तरीके से काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। जैसे कि अगर कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के लिए कोई और एक्सपेंस कर रही है, या फिर ब्रोकर को चार्जेस दे रही है, कोई कमीशन पेमेंट कर रही है, तो ये सारे किस में काउंट किए जाते हैं, प्राइमरी एक्सपेंस में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, जब जब्त किए गए अंशों का पुनः निर्गमन कटौती पर किया जाता है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब कोई शेयर होल्डर कंपनी को टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो कंपनी उसको 14 डेज का नोटिस देती है, और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो कंपनी क्या करती है, उनके शेयर को कैंसिल कर देती है, मतलब अकाउंट के लैंग्वेज में फोरफिट कर देती है। तो इसमें कहा गया है कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर के शेयर को फोरफिट कर दे और फोरफिट करने के बाद मतलब कैंसिल करने के बाद अगेन उस शेयर को किसी और को बेचती है तो इसकी एंट्री क्या की जाएगी। और अगर कंपनी ने किसी और को बेचा है वो भी डिस्काउंट पे, तब क्या एंट्री करें, तो यहाँ पे एंट्री करते हैं। अगर कंपनी उस शेयर को जो उसने फोरफिट किया है अगर उसे बेचती है तो कंपनी को पैसे रिसीव होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कंपनी ये पैसे कहाँ से रिसीव हो रहे हैं, शेयर इशू करने से, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि कंपनी जब शेयर इशू कर रही है वो भी डिस्काउंट पे इशू कर रही है, मतलब कंपनी को हो रहा है लॉस, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट। ओके, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, 50,000 निम्न दशा में ऋण पत्र के निर्गमन के समय जर्नल प्रविष्टि कीजिए। इसमें कहा गया है कि 50,000 का टोटल डिवेंचर है, 9% की रेट है डिवेंचर की, और 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 100 रुपीज की कॉस्ट है पर डिवेंचर की, और इसको हमने एट अ पार पे इशू किया है। और जब इसको रिडीम किया जा रहा है, जिसका शोधन मतलब रिडीम किया जा रहा है, उसे सम मूल्य पर, सम मूल्य का मतलब क्या, एट अ पार पे रिडीम किया जा रहा है। तो इसमें एंट्री क्या बनती है, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%, जो रेट है डिवेंचर का उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, और इसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि जो भी डिवेंचर है उसकी पेमेंट भी एट अ पार पे किया जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। अमाउंट है टोटल 50,000 का तो डिवेंचर है, और हर एक डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज। तो 50,000 को हम डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 50 लाख। तो टोटल कंपनी ने 50 लाख के डिवेंचर इशू किए हैं, और इसकी पेमेंट के लिए एग्रीमेंट में क्या कहा गया, एट अ पार पे ही इसकी पेमेंट की जाएगी। सम मूल्य का मतलब क्या है, एट पार पे, मतलब 100 का अगर एक डिवेंचर की कॉस्ट है तो 100 रुपीज के अकॉर्डिंग ही लास्ट में पेमेंट होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ऋण पत्र की विशेषता बताइए। 2 मार्क्स से पूछा गया क्वेश्चन। तो ऋण पत्र का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी ने बोरोड की है अमाउंट। तो यहाँ पे हम इसकी विशेषता के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट डिवेंचर का जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल फिक्स होता है, जैसे इसमें कहा गया 9% इस क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है स्टार्टिंग में 9%, 12%। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट कि अगर जब भी कंपनी डिसॉल्व हो रही है, जब भी कंपनी को पेमेंट करना है कैपिटल का, तो उस टाइम पे फर्स्ट कंपनी पेमेंट किसकी करेगी, डिवेंचर की। उसके बाद पैसे बचते हैं तो कंपनी नेक्स्ट आउटसाइडर की पेमेंट करेगी, या फिर कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट करती है। लेकिन सबसे पहले किसकी पेमेंट करती है, डिवेंचर होल्डर की। तो ये इसकी 2 विशेषताएं हो सकती है कि फर्स्ट यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, इसका इंटरेस्ट रेट वो बिल्कुल फिक्स होता है, और नेक्स्ट प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जब कंपनी क्लोज हो रही है तो उस केस में कंपनी का जो पेमेंट अमाउंट है वो सबसे पहले डिवेंचर को ही किया जाता है, तो डिवेंचर को प्रेफरेंस मिलता है पेमेंट के टाइम। तो ये इसकी 2 विशेषता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अंशों को जारी करते वक्त हिस्ट्री लिखिए, उदाहरण सहित बताइए। मतलब जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। तो एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, अंश जारी करने के लिए बोला है तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री है कि जब कंपनी को शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है। नेक्स्ट है इसके ड्यू की एंट्री, एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। नेक्स्ट अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि कंपनी उन लोगों को, मतलब जिन जिन के एप्लीकेशंस आई है कंपनी के पास, उनको शेयर होल्डर बनाने के लिए तैयार है या नहीं। तो इसमें अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट, तो शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। और अगर कंपनी इन लोगों को शेयर होल्डर बनाने के लिए तैयार हो गई तो इस केस में कंपनी उनसे पैसे मंगाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से पैसे मंगाएगी, अलॉटमेंट की, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, मतलब कंपनी अपने शेयर्स को अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। बाकी जो इंस्टॉलमेंट का पैसा बच जाता है, सपोज अगर क्वेश्चन में अगर कहा गया कि 100 रुपीज का एक शेयर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, तो इसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर 100 रुपीज का एक शेयर है और टोटल कंपनी शेयर इशू कर रही है 10,000 अगर शेयर इशू कर रही है और हर एक शेयर की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज। और अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि एप्लीकेशन 20 रुपए, अलॉटमेंट 30 रुपए और फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल ये दोनों एक साथ है वो भी 50 रुपए की, तो यहाँ पे ये 100 रुपीज टोटल कंप्लीट हो गए। तो हम यहाँ पे एंट्रीज जब करते जा रहे हैं, इस एंट्रीज में अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई में ओनली एप्लीकेशन की अमाउंट, मतलब 2 लाख रुपीज। इसी तरीके से एप्लीकेशन के ड्यू में सेम यही एंट्री हो जाएगी, मतलब यही 2 लाख रुपीज की अमाउंट आ जाएगी। कैसे आया, टोटल 10,000 का नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई में एप्लीकेशन की अमाउंट। और नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स को अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 लाख। नेक्स्ट बैंक वाली एंट्री में भी यही अमाउंट आ जाएगी 3 लाख की। नेक्स्ट अब हम एंट्री करने वाले हैं बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल की, क्योंकि अभी भी इंस्टॉलमेंट का टोटल 100 रुपीज कंप्लीट नहीं हुआ, ओनली 20 रुपीज हमने एप्लीकेशन के लिए एंट्री की है और 30 रुपीज अलॉटमेंट की। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल की एंट्री रह रही है 50 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो इस 50 रुपीज को करते हैं, पहले ये 2 लाख रुपीज रिकॉर्ड कर दें। तो इस 50 रुपीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगली रिसीव की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग है 10,000 और 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5 लाख। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उदाहरण सहित बताइए, मतलब अपनी तरफ से एग्जांपल लेके हमें इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना था। तो ये हमने अपनी तरफ से एग्जांपल ले लिया कि नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 है और हर एक शेयर्स की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज की, और ये रहा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का प्राइस। ओके, तो ये हमारा इसका क्वेश्चन सॉल्व। ये फर्स्ट और सेकंड कॉल की एंट्री एक साथ कंबाइन कर दी है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 भी कंप्लीट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42, जो इस मॉडल टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन बचता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक्स और वाई दो पार्टनर है फॉर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1 का, बैलेंस शीट की अमाउंट गिवन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है नीचे एडजस्टमेंट में कि जेड टोटल 1,60,000 रुपीज लाएगा, जिसमें से 60,000 रुपीज उसकी गुडविल का हिस्सा होगा, मतलब 1,60,000 में से 60,000 तो गुडविल के हैं और बाकी बचा 1 लाख रुपीज क्या होगा, उसकी कैपिटल। ओके, और कहा गया है कि जेड जो नया पार्टनर आएगा उसका शेयर 1/4 का होगा। प्लांट की वैल्यू दे रखी है कुछ इस तरीके से, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। और नीचे कहा गया है कि पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पूंजी खाता मतलब कैपिटल और न्यू फर्म की स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, वो अकाउंट जिसके अंदर हम असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि हमारे पास जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू रिकॉर्ड है बुक्स में, क्या उसमें कोई चेंजेस हुई है, क्या उससे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसकी वैल्यू मार्केट में और डाउन हो चुकी है। तो अगर हमारी असेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो मतलब लॉस हो रहा है और लॉस को फिर डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर डाउन होने की बजाय इंक्रीजमेंट हो रहा है तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है जिसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल के अकॉर्डिंग वर्क करता है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, जो भी एक्सपेंस होंगे जो लॉस होंगे वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, जो भी इनकम या फिर जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो सारा हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो समझते हैं इसको। फर्स्ट एडजस्टमेंट में कहा गया है कि जेड की कैपिटल और गुडविल के बारे में, तो इसको हम रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ओनली असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू की चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं।
नेक्स्ट है जेड का शेयर दे रखा है। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्लांट की कीमत 1,20,000 हो गई है, और जबकि प्लांट की कीमत पहले कितनी थी 1 लाख। मतलब कि यहाँ पे 20,000 रुपीज का कंपनी को हो रहा है प्रॉफिट, वो भी प्लांट की वैल्यू से। ये कंपनी के लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट बिल्डिंग की कीमत 10% से इंक्रीज हो रही है, और रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और 10% से हो रही है, पहले बिल्डिंग की कीमत थी 1,50,000, तो 1,50,000 का 10% मतलब 15,000। नेक्स्ट स्टॉक की कीमत ओवरड्यूड 4,000 से। ओवरड्यूड का मतलब होता है कि कंपनी में पहले जो ये बैलेंस शीट बना रखा है, क्वेश्चन में जो गिवन है, उस बैलेंस शीट में जो ये वैल्यू है स्टॉक की वो 4,000 से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दी हमने गलती से। अब पता चल रहा है हमें ये बात, तो इस केस में हम उस 4,000 रुपीज को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि गलती से इंक्रीजमेंट रख रखा है। तो यहाँ पे 4,000 रुपीज का कंपनी को लॉस हो रहा है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे टू स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 5%। 5% का प्रोविजन बनाया जा रहा है, ये भी कंपनी के लिए लॉस है, तो टू प्रोविजन वो भी 5% का। डेटर है टोटल 60,000, और 60,000 पे 5% मतलब 3,000 के अमाउंट। नेक्स्ट क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंड ऑफ 1,000। क्रेडिटर 1,000 के इंक्रीज हो रहे हैं जो कि अनरिकॉर्डेड है, तो ये भी कंपनी के लिए लॉस है, क्योंकि इस क्रेडिटर के बारे में कंपनी को नहीं पता था और अब कंपनी को पता चला है, इसकी पेमेंट करनी है कंपनी को, तो ये कंपनी के लिए लॉस है, जिसे डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। तो सारी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड हो गई हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब नेक्स्ट इसकी टोटलिंग करके हम नेट प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है टोटल 35,000, जबकि डेबिट साइड का बैलेंस ओनली 8,000 है। तो इस 35,000 के बैलेंस को फर्स्ट हम दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे, और ये अकाउंट क्लोज कर दिया डबल लाइन ड्रॉ करके। और इस 35,000 में से अगर ये 8,000 माइनस किया जाए तो ये आ गया 27,000, और डेबिट साइड बैलेंस बचा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कैरिड डाउन। और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर मतलब एक्स और वाई पार्टनर्स में, और इनका रेशो क्या है 2 और 1। तो इस 27,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2 और 1 के रेशो के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 9, 9 2 18,000 और 9,000। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे इसमें कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हमें तीनों पार्टनर्स के लिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा आइटम्स, क्योंकि पहले कंपनी में 2 पार्टनर थे और फिर एक नया पार्टनर कंपनी में एडमिट हुआ है, तो एक्स, वाई और जेड पार्टनर हो गए। सेम इस तरीके से क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे एक्स, वाई और जेड पार्टनर। फर्स्ट हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे इन पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कितना है। तो कैपिटल बैलेंस है क्वेश्चन में गिवन 1,80,000 और 1,50,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट है तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूटिंग अमाउंट नहीं है, लायबिलिटी साइड भी नहीं है और ना ही असेट साइड है। तो नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट बैलेंस को, तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 और 9,000। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जेड पार्टनर मतलब ये जो न्यू पार्टनर आया है कंपनी के अंदर, वो टोटल 1,60,000 रुपीज लेके आएगा, और उस 1,60,000 रुपीज के अमाउंट में से 60,000 रुपीज इसके गुडविल के होंगे। ओके, तो इस 60,000 रुपीज का जो ये अमाउंट लेके आएगा गुडविल के नाम के, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब ओल्ड पार्टनर में। तो 60,000 रुपीज की जो ये गुडविल की अमाउंट है उसे ओल्ड पार्टनर में प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे, और प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओनली ओल्ड रेशो गिवन है पार्टनर का, और न्यू पार्टनर का ओनली शेयर गिवन है। कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 का ये किस पार्टनर से किस तरीके से रिसीव करेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड रेशो गिवन है मतलब 2 और 1, यही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो कहलाएगा। तो ये आ गया 20,000 मतलब 40,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल में से मिलेगा एक्स को, और 20,000 मिलेगा वाई पार्टनर को। ओके, और नया पार्टनर कंपनी में टोटल 1 लाख रुपीज की कैपिटल लेके आ रहा है, तो बाय बैंक इसका कैपिटल बैलेंस कितना है 1 लाख रुपीज का। तो अब इसकी टोटलिंग करते हैं। क्रेडिट साइड एक्स पार्टनर का बैलेंस है टोटल 1,80,000 40 मतलब 2,20,000 2,38,000, और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो 2,38,000 के बैलेंस को क्लोज कर दिया पहले,
और ये 2,38,000 का ही डेबिट साइड बच जाएगा कैपिटल बैलेंस। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट वाई पार्टनर। तो वाई पार्टनर के क्रेडिट साइड का बैलेंस है 1,50,000 प्लस 9,000 प्लस 20,000, ये आ गया 1,79,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस। और अगेन वाई पार्टनर का भी डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है, तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और ये आ गया इनका कैपिटल बैलेंस। नेक्स्ट जेड पार्टनर। तो जेड पार्टनर का क्रेडिट साइड ओनली 1 लाख रुपीज का अमाउंट है बैलेंस, तो इस 1 लाख रुपीज को दोनों साइड रिकॉर्ड कर दिया और ये आ गया इस पार्टनर का भी कैपिटल बैलेंस। तो ये कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड हो गया। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के आइटम्स हैं उनका यूज किया जाएगा इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते वक्त। तो लायबिलिटी साइड फर्स्ट अमाउंट है बिल्स ऑफ पेबल की, जिसकी अमाउंट है 10,000 और नीचे एडजस्टमेंट में बिल्स ऑफ पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो टोटल 10,000 रुपीज रिकॉर्ड किया जाएगा। सेम। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर की अमाउंट बैलेंस शीट में गिवन है 58,000 और क्रेडिटर के लिए नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 1,000 का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, तो टोटल हो गया 59,000 का क्रेडिटर। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अमाउंट है 2,000 रुपीज और नीचे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सेम रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है कैपिटल बैलेंस। तो पार्टनर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स, वाई और जेड। एक्स पार्टनर का ये जो हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें बैलेंस क्या आ रहा है, तो इनका कैपिटल बैलेंस 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख, तो इस बैलेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख। अब इसको टोटल करेंगे और इनका जो बैलेंस है वो उसे बाहर रिकॉर्ड करेंगे। तो 2,38,000 प्लस 1,79,000 प्लस 1 लाख, ये आ गया इन पार्टनर का टोटल कैपिटल बैलेंस 5,17,000। नेक्स्ट असेट साइड का बैलेंस, कैश इन हैंड। टोटल कैश का बैलेंस कितना है, तो बैलेंस शीट में गिवन है 10,000 की अमाउंट और नया पार्टनर कंपनी में 1 लाख रुपीज कैपिटल के ला रहा है और 60,000 रुपीज गुडविल के ला रहा है। ये गुडविल की अमाउंट है और ये कैपिटल की अमाउंट है और ये ऑलरेडी बैलेंस गिवन है, तो टोटल आ गया कैश बैलेंस 1,70,000 कैश का बैलेंस। और नेक्स्ट है कैश एट बैंक। बैंक का बैलेंस गिवन है टोटल 40,000। नेक्स्ट है डेटर। डेटर की वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट में टोटल 60,000 और डेटर के लिए एडजस्टमेंट में कहा गया था कि 5% का प्रोविजन बनाया जाएगा, तो इस 60,000 में से 5% मतलब 3,000 कर देंगे माइनस प्रोविजन के, तो ये आ गया टोटल 57,000। नेक्स्ट असेट्स है स्टॉक का। तो स्टॉक है टोटल 40,000 रुपीज का और स्टॉक के लिए नीचे एडजस्टमेंट में कहा गया है कि स्टॉक की वैल्यू 4,000 से ओवर है, तो इस 4,000 को माइनस कर देंगे, ये आ गया नेट बैलेंस 36,000 और माइनस करेंगे इसे ओवर वैल्यूड के नाम से। नेक्स्ट असेट्स है प्लांट। प्लांट की वैल्यू है 1 लाख रुपीज और प्लांट के लिए क्या कहा गया है कि अब उसकी कीमत 1,20,000 हो चुकी है, तो 1 लाख रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि 1,20,000 रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है बिल्डिंग की अमाउंट, टोटल 1,50,000 और एडजस्टमेंट में कहा गया है कि 10% इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 10% मतलब 15,000 और 1,50,000 में 15,000 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 1,65,000। सारी अमाउंट रिकॉर्ड कर लिए हमने। अब नेक्स्ट इसके टोटलिंग करते हैं। तो लायबिलिटी साइड का बैलेंस 5,17,000 प्लस 2,000 प्लस 59,000 और प्लस 10,000, ये आ गया 5,88,000 का लायबिलिटी साइड का बैलेंस। और असेट साइड का बैलेंस है 1,70,000 प्लस 40,000 प्लस 57,000 प्लस 36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,65,000, ये आ गया 5,88,000 का असेट साइड का भी बैलेंस। ओके, तो ये हमारा बैलेंस शीट भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट भी दे रखा है, साझेदारी से आप क्या समझते हैं और साझेदारी समझौता के अंतर्गत
आने वाली सभी मदों के बारे में लिखिए। तो साझेदारी का मतलब क्या है, इसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जिसके लिए हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पूरा पार्टनरशिप का टॉपिक कि पार्टनरशिप क्या है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। तो ये मीनिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं हम। पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि वो फर्म जिसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उनका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग करना। ओके, और इसमें कहा गया है कि साझेदारी समझौता मतलब कि पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत क्या क्या मदें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो फर्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं डेफिनेशन, अगर पार्टनरशिप की डेफिनेशन आती है तो और अच्छी बात है। तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, जो कि ये हमारा क्वेश्चन 6 मार्क्स का अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाए। तो मीनिंग और डेफिनेशन, और उसके बाद हम नेक्स्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड की मीनिंग, पार्टनरशिप डीड, इसकी मीनिंग रिकॉर्ड करेंगे, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। और मीनिंग के साथ इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनर का नाम, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, या कितनी कैपिटल लगाई है, कितना इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर, या कितनी ड्राइंग है, इन सबको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये 4 चीजें इसमें क्वेश्चन में रिकॉर्ड की जाएगी, तब ये क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो पाएगा। ओके, तो इसमें हम मीनिंग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनरशिप का, उसकी डेफिनेशन रिकॉर्ड करेंगे, वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। क्लियर? अगर डेफिनेशन आती है राइटर के नेम के अकॉर्डिंग तो हम राइटर का नेम लिखेंगे और फिर उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। बट अगर बाई चांस हमें डेफिनेशन में राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन होगी उसको हम इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर? और हेडिंग क्या लिखी जाएगी, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट रिकॉर्ड किया जाएगा मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या है, और नेक्स्ट कंटेंट, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके, क्लियर? आई होप आपको ये पूरा सैंपल पेपर अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है इस सैंपल पेपर में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।